देहरादून में एक लड़की ने टैक्सी ड्राइवर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की ने थाने में भी आरोपी को पीटने की कोशिश की। लड़की का कहना है कि वो मसूरी घूमने गई थी और मां के बीमार होने की खबर सुनकर रात को ही देहरादून के लिए रवाना हो गई। गाजियाबाद के गंग नहर में प्लास्टर ऑफ पेरिस में लिपटा हुआ महिला का शव बरामद हुआ। गंग नहर की सफाई के चलते पानी कम होने और बदबू आने से लोगों को शक हुआ। महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। इलाहाबाद में अफगानिस्तानी छात्रों की दबंगई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। नैनी एग्रीकल्चर तकनीकी संस्थान के इन छात्रों ने स्थानीय दुकानदार की पिटाई की। छात्र दुकानदार से एक लड़की बुलाने के लिए एसएमएस करने को कह रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी सिवलासा के टोकरखेड़ा में हादसे की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई है। कार रिवर्स करने के दौरान चपेट में आए बच्चे की जान बच गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे के सिर और पैर में चोट लगी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पटियाला में केजी में पढ़ने वाली बच्ची की पिटाई की शिकायत करना परिवार के लिए महंगा पड़ा। परिवार के मुताबिक स्कूल में पढ़ने वाली दूसरी बहन को इसके लिए सजा दी गई। परिवार का आरोप है कि स्कूल पहुंच वाले शख्स का है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लुधियाना में टायर फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का कच्चा माल खाक हो गया। काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बेकसूर नौजवान को बनाया बैंक डकैती का गुनहगार। डकैतों का हुलिया बताने के दौरान किसी ने कथित युवक का नाम ले लिया था। इसके बाद पुलिस ने उसी का चेहरा पोस्टर में लगवा दिया। पुलिस की दलील है कि आरोपी से चेहरा मिलता है तो वो क्या करे। यूपी के सुल्तानपुर में शादी से इनकार पर युवक का गुस्सा भड़क उठा। आरोपी ने लड़की को चाकू मारने के बाद खुद को भी चाकू मार लिया। आरोपी की मौत हो चुकी है और पीड़ित लड़की की हालत बेहद गंभीर है। राजस्थान के बाड़मेर में जिला प्रशासन ने कई सोनोग्राफी सेंटर्स पर छापा मारा। छापेमारी से पूरे सेंटर में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान कागजात जब्त किए गए, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। महाराष्ट्र के सांगली में पुलिस पर मानसिक रूप से बीमार शख्स को सड़क पर छोड़ देने का आरोप लगा है। दरअसल घर के लोग हिंसक हो जाने की वजह से बांध कर रखते थे। पुलिस ने इसे छुड़ा लिया, लेकिन अस्पताल में दाखिल कराने की बजाय सड़क पर ही छोड़ दिया। दिल्ली में केरल हाउस बीफ विवाद में मोहित नाम के एक और नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। मोहित घटना के वक्त विष्णु गुप्ता के साथ मौजूद था। कोर्ट में पेशी के बाद मोहित को 4 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। दिल्ली सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। वेतन भुगतान और 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मी 23 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। उधर काम में बाधा डालने के आरोप में गुरुवार को ईस्ट एमसीडी ने कूड़ा उठाने वाले वाहनों के 20 चालकों को निलंबित कर दिया है, जबकि 6 कॉन्ट्रैक्ट चालकों को बर्खास्त कर दिया गया है। दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर पर एक और दर्दनाक हादसा सामने आया है। स्कूटी पर जा रही 2 दोस्तों को तेज रफ्तार से आ रही कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई और दूसरी दोस्त एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश वाले केस में नया मोड़ आ गया है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने प्रेम में इनकार का बदला लिया था। आरोपी ने खुद कोर्ट में सरेंडर करके अपना गुनाह मान लिया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया में एक महिला के साथ छेड़खानी हुई। पीड़ित के मुताबिक एक सिक्योरिटी गार्ड ने बाथरूम को अंदर से बंद कर दिया था। शोर मचाने पर आरोपी पकड़ा गया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 4 पेशेवर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हथियार और लूट की मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरोह पर कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। चारों पाक में अगली लूट की योजना बना रहे थे। साउथ दिल्ली के पौश इलाके वसंत कुंज में एक बहादुर लड़की ने मनचले से मुकाबला किया और पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की ने लगातार परेशान करने वाले अनिल को फोन करके वहां बुलाया था और थाने में इसकी खबर दे दी थी। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हुए धमाके में मारे गए लोगों की याद में गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। 29 अक्टूबर 2005 में हुए धमाके में 50 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली में विश्वसनीय ब्रांड को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। रीडर्स डाइजेस्ट पाठकों का सबसे विश्वसनीय ब्रांड पाया गया। अलग अलग कैटेगरी में गोदरेज, होंडा, ICICI, SBI और रियल जूस को भी अवार्ड मिला।
विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। दिल्ली के चांदनी चौक में मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी के 100 साल पूरे हो गए। इस मौके पर दुर्लभ किताबों और ग्रंथों की प्रदर्शनी लगाई गई। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फिल्मकारों के अवार्ड लौटाने को वामपंथियों का ढकोसलापन बताया है। आज तक के कार्यक्रम मुंबई मंथन में गडकरी ने कहा कि सरकार को FTII जैसी संस्थानों में नियुक्ति का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से देश में कई सारी घटनाएं हुई, तब किसी फिल्मकार या साहित्यकार ने ऐसे कदम क्यों नहीं उठाए। बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों पर नितिन गडकरी ने कहा कि कम बोलना पार्टी की जरूरत है। कम बोलना, नहीं बोलना, ये बीजेपी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम रूलिंग पार्टी है, हमको अब कार्य करके दिखाना है, हमको अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना है, देश की गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर करना है। और गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती कि अगर किसी को। और इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के गजल गायक गुलाम अली मुंबई में परफॉर्म करते तो उनकी सरकार उन्हें जरूर सुरक्षा देती। अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर आज तक के कार्यक्रम मुंबई मंथन में फडणवीस ने कहा कि अगर उनकी पार्टी या उनके घटक दल शिवसेना का कोई सदस्य कानून तोड़ता तो उस पर भी एक्शन लेने में वो नहीं हिचकते। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के पुस्तक विमोचन समारोह को सुरक्षा देने का मतलब ये नहीं है कि उनकी सरकार कसूरी की विचारधारा का समर्थन करती है। मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में परदेश में जाने वाला ये दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने विदेश दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आज तक के कार्यक्रम मुंबई मंथन में राज ने कहा कि वो पहले भारतीय PM हैं जो ज्यादातर वक्त विदेश में रहते हैं। बीजेपी शिवसेना के अंदरूनी खींचतान पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की लड़ाई मियां बीवी भी नहीं लड़ते। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अच्छे दिन का झूठा वादा किया। राज ने मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने पर भी सवाल खड़े किए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर अहमद जावेद ने मुंबई को देश के अन्य शहरों की तुलना में महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर बताया है। आज तक के कार्यक्रम मुंबई मंथन में जावेद ने कहा कि शहर में कुछ इलाकों की निशानदेही की गई है जहां पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और महिला पुलिस की भी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मुंबई वालों के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। देश में सांप्रदायिक और जातीय हिंसा की घटनाओं के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर विविधता की अहमियत पर जोर दिया है। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में दिए गए भोज में प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत और अफ्रीका दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि विविधता उनके खून में है। विविधता हमें और मजबूत बनाती है और हम सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। 54 अफ्रीकी देशों के सम्मान में आयोजित भोज के लिए राष्ट्रपति भवन को रोशनी से सजाया गया था। मेहमानों को परोसे गए भोजन में जहां हिंदुस्तानी जायके की खुशबू थी तो वहीं उनके लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका के लिए रियायती ब्याज दर पर अगले 5 साल तक के लिए $10 अरब के कर्ज का ऐलान किया है। भारत ने इसके साथ ही $60 करोड़ के अनुदान की सहायता की भी पेशकश की, जिसमें $10 करोड़ का भारत अफ्रीका विकास कोष और $1 करोड़ का भारत अफ्रीका स्वास्थ्य कोष शामिल है। कल भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने ऐलान किया। इंडोनेशिया के बाली में पकड़े गए छोटा राजन से आज पुलिस पूछताछ कर सकती है। कल छोटा राजन ने कहा कि वो भारत लौटना चाहता है। बाली पुलिस सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन ने बाली में भारतीय काउंसलर जनरल को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि उसे बाली में अपनी जान का खतरा लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजन ने कहा कि बेशक वो पुलिस हिरासत में है लेकिन उसकी जान को खतरा है। चिट्ठी में उसने अपना नाम मोहन कुमार लिखा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का फिर से भरोसा जताया है। आज तक से खास बातचीत में राजनाथ सिंह ने कहा कि दाऊद को वापस लाने के लिए प्रतीक्षा कीजिए। आपको लगता है कि छोटा राजन जल्द हिंदुस्तान आएंगे? वो तो आएंगे ही।
उसके साथ साथ आप दाऊद को भी ला पाएंगे? कॉन्फिडेंस है? प्रतीक्षा कीजिए, कॉन्फिडेंस तो पूरा है, लेकिन प्रतीक्षा कीजिए, बस इतना ही। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सुनपेट गांव में 20 अक्टूबर को आगजनी की वारदात में दलित परिवार के 2 बच्चों की मौत के सिलसिले में कल सीबीआई ने गांव जाकर जांच की। सीबीआई ने पीड़ित जितेंद्र से लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद सीबीआई टीम अपने साथ जली हुई चादर, जली हुई चप्पल, दरवाजे के टुकड़े समेत कई चीजें ले गई। बिहार में चौथे दौर के चुनाव का प्रचार आज थम जाएगा। चौथे दौर के लिए मतदान 1 नवंबर को होगा। चौथे दौर में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सिवान जिले की 55 सीटों पर मतदान होगा। आखिरी दौर का मतदान 5 नवंबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 नवंबर को होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बयान से नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। अमित शाह ने रक्सौल में कल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसी वजह से बीजेपी चुनाव हार जाती है, वैसे चुनाव में हार जीत इस देश में होती रहती है, लेकिन पटाखे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जश्न के रूप में फोड़े जाएंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? जेडीयू ने कहा कि आज शाह के इस बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की जाएगी। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल मधुबनी के बेनीपट्टी हाई स्कूल में सभा कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि जहां भी चुनाव होता है, इनकी सेना जाती है और भाई को भाई से, हिंदू को मुसलमान से लड़ाती है। उन्होंने कहा कि तांत्रिक और 3 इडियट जैसे बयान प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देते। दरभंगा में फिल्म स्टार और कांग्रेस नेत्री नगमा ने महागठबंधन के पक्ष में प्रचार किया। पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नगमा ने कहा कि लालू जी तो हंसाते हैं, लेकिन मोदी जी फंसाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव पार्टी विरोधी बयानबाजी को लेकर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि शत्रु की नीतीश और लालू से साठगांठ है। अगर उनमें हिम्मत है तो लोकसभा से इस्तीफा देकर वो लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए प्रचार करें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने करीब 2.5 माह पुरानी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। मंत्रिमंडल में 4 नए सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें जी परमेश्वर भी शामिल है। परमेश्वर लंबे समय से उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन उन्हें ये पद नहीं मिला। नए मंत्रियों में परमेश्वर के अलावा मनोहर तहसीलदार, ए मंजू, विनय कुलकर्णी शामिल हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बीफ विवाद पर चिंता जाहिर की है। युवा कांग्रेस के राज्य स्तर के नेताओं को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि मैं बीफ नहीं खाता, ये मेरी मर्जी है। अगर मैं आज से बीफ खाना शुरू करूं तो वो भी मेरी मर्जी होगी, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे रोकने वाले वो कौन होते हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव का बचाव करते हुए कहा कि और ज्यादा अच्छा काम करने की इच्छा रखने वालों को मौका देने के लिए ये बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि कल अखिलेश यादव ने न सिर्फ 8 मंत्रियों को अपने कैबिनेट से हटा दिया, बल्कि राजा भैया समेत 9 मंत्रियों से उनके विभाग भी छीन लिए। हटाए गए 8 मंत्रियों में से 5 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री हैं। अब कल राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। यूपी के जालौन में जिला और क्षेत्र पंचायत के अंतिम चरण के मतदान के दौरान महेबा विकासखंड के ग्राम सरेनी में फर्जी मतदान को लेकर बवाल हुआ। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़कर मामला शांत किया। कल रांची में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 3 दिवसीय बैठक शुरू होगी। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे। आज करवा चौथ का त्योहार है। त्योहार की तैयारियों को लेकर बाजारों में धूम है। खासकर मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं में बेहद उत्साह होता है। शाम को चांद की पूजा के साथ व्रत पूरा होता है। करवा चौथ पर मेहंदी के साथ दाल का ऑफर। गाजियाबाद के एक दुकानदार ने अनोखा ऑफर रखा है कि 2100 रुपए की मेहंदी लगवाने पर 1 किलो अरहर की दाल मुफ्त मिलेगी।